भाई फ्रॉम का जो लेटेस्ट एपिसोड था, एपिसोड 4, भाई क्या ही माइंड ब्लोइंग एपिसोड था। इतना ज़्यादा एंगेजिंग एपिसोड फ्रॉम की तरफ से काफ़ी कम देखने को मिलता है। एक ही एपिसोड के अंदर इन्होंने इतने सारे सवालों का जवाब दिया है और इतनी सारी नई मिस्ट्री बना दी है जो कि पिछले 3 एपिसोड के अंदर कहीं भी ये कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी एपिसोड को डीकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मिस्ट्रीज का आंसर हमको देखने को मिला है और क्या क्या नई मिस्ट्री हमको देखने को मिली है और फ्यूचर में ये फ्रॉम अब किस डायरेक्शन के अंदर जाने लग गया। तो शुरू करते हैं एपिसोड 3 के लास्ट मोमेंट से, जहाँ पे हम लोग विक्टर को देखते हैं कि वो एक द मैन इन येलो का सूट पड़ा हुआ देखता है जंगल के अंदर और वहीं पे वो मुंह देता है और विक्टर के चेहरे पे हम लोग डर देख रहे होते हैं। हमको पता चल रहा होता है कि वो कितना ज्यादा घबराया हुआ है। उसी के बाद जैसे ही 4th एपिसोड स्टार्ट होता है हम लोग देखते हैं कि बॉयड के पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के ये 4-5 लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि विक्टर ने जो देखा क्यों देखा और वो इतना ज्यादा घबराया क्यों है। अभी तक लोगों को पता नहीं कि विक्टर ने क्या देखा है और वो मैन इन येलो कौन है, क्या पावर रखता है, लेकिन इनको पता चल जाता है कि मैन इन येलो नाम की एक पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकती है। और वहीं पर जो टैबिथा बैठी होती है वो बाकी लोगों को बता देती है कि अभी तक हम लोग इस गेम के अंदर जो सर्वाइव करते आ रहे थे, अब कहानी काफी ज्यादा गड़बड़ होने वाली है। धीरे धीरे हम लोग कहानी भले सॉल्व करने की तरफ मूव कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए टाइम अप होने वाला है। जो गेम है जिसके अंदर ये लोग फंसे हुए हैं अब इनके खिलाफ काफी जल्दी से जाने वाला है अगर ये लोग इसको डीकोड करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सीन के अंदर जेड के ऊपर दे दी जाती है कि वो कोई मशरूम कंज्यूम करके काश थोड़ा बहुत पता लगा सके कि क्या आगे कहानी के अंदर होने वाला है या फिर क्या उसकी मेमोरीज के अंदर दबा हुआ है जो इनके काम आ सके। अब ये एक 2 धारी तलवार है, ये लोग इसका इस्तेमाल करके यहाँ से डीकोड करने की कोशिश तो चाहते हैं कि किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके, लेकिन क्योंकि इनको अगर कुछ भी पता चलता है तो उसकी एक कॉस्ट रहेगी। तो ये भी इनके काफी बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट होता है कि अगर ये लोग इस वाकई में कुछ बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक पता कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं तो उसकी कॉस्ट ये लोग किस तरह से पे करेंगे। लेकिन फिर भी जेड जो होता है उस मशरूम को खा लेता है क्योंकि इनके लिए वहां से निकलना भी काफी ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन पे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सोफी जो है अब सारा के साथ रहने लग गई है। अब काफी लोग ये सवाल कर रहे थे कि सारा के साथ रहना ही उसने क्यों चुना। मेरे को जो लगता है कि सारा के साथ उसको प्राइवेसी मिल जाएगी क्योंकि सारा से अक्सर कोई मिलने नहीं आता है, सारा अकेले रहती है क्योंकि ये जो सोफी नाम की लड़की है जो कि मैन इन येलो है, इसको प्राइवेसी काफी ज्यादा जरूरी है अपना आगे के प्लान को कंटिन्यू करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से इसने सारा के घर को चुना। और साथ ही आगे जाके हमको एक और पॉइंट पता चलता है कि सारा को जो अक्सर आवाजें सुनाई दिया करती थी जो कि उसको अलग अलग चीजें करने को कहा करती थी, उनमें से एक द मैन इन येलो की भी हुआ करती थी। अब वो हर बार द मैन इन येलो नहीं हुआ करता था क्योंकि सारा ने अक्सर ये वाली बात अपनी कही है कि ये आवाजें चेंज होती रहती है। तो हो सकता है कोई और भी हो जो कि सारा तक अपना इस तरह से मैसेज पहुंचा सकता हो, लेकिन उनमें से एक द मैन इन येलो जरूर है। अब यहाँ पे जो द मैन इन येलो सारा से कहता है इसके कान में, वो बड़ी ही अटपटी चीज लगती है पहली बार जब हम सुनते हैं तो, क्योंकि सारा कुछ देर बाद ही एल्जिन को बता रही होती है कि उसको एक आवाज आई है जिसके अंदर उसको सिर्फ एक गिलास में पानी पी के एक गिलास का जो बाकी बचा हुआ पानी है जग में वापस कर देने को कह रही होती है। अब ऐसा क्यों कहा है इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग नेक्स्ट सीन पे बात करते हैं जहाँ पे ईथन जो होता है अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है एक मशीन से। ऑनेस्टली बताऊं तो ये वाला जो सीन था थोड़ा उदास भरा लगा मुझे। ईथन के लिए थोड़ा बुरा लगता है कि यार उसकी काफी छोटी उम्र में उसके साथ ये सब उसको देखना पड़ रहा है, लेकिन फिर उसकी मम्मी उसके पास आती है और अच्छा ये लगता है कि मेरे को यार कि उसकी मम्मी उसको दबाने की कोशिश नहीं करती है, उसको गलत साबित करने की कोशिश नहीं करती है। उसकी मम्मी उसको सपोर्ट करती है और कहती है कि इससे बेहतर है वो अकेले एडवेंचर पर निकल जाए लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढने के लिए, क्यों ना ईथन के साथ वो खुद चली जाए। इन दोनों की यहाँ पे बात हो ही रही होती है। वहीं पर दूसरी तरफ जूली और रैंडल स्टोरी वॉकर की मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि स्टोरी वॉकिंग काम कैसे करती है। अब यहाँ पे हमको एक पैराग्राफ सामने दिखाई देता है जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि स्टोरी वॉकिंग पॉसिबल तो है लेकिन उसके लिए बुकमार्किंग जरूरी है। और ये मुझे बहुत ज्यादा क्लेवर चीज लगी कि अगर हम किसी चैप्टर को बुकमार्क कर दे तो उस तक आसानी से दोबारा पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये चीज जिस तरह से शो के अंदर अभी तक बताई गई है, टू बी ऑनेस्ट मेरे को उतना ज्यादा समझ नहीं आई है। हालांकि जब फ्यूचर एपिसोड्स के अंदर शायद ये चीज होते हुए दिखाई देगी हमको, तब शायद थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए, लेकिन अभी जितना थियोरेटिकली समझाई गई है उतना मेरे को समझ नहीं आई है। लेकिन उसके बारे में फिलहाल हम लोग किसी फ्यूचर वीडियो के अंदर बात करेंगे किस तरह से चीज काम कर रही है। हम एपिसोड के अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं तो डोना और टैबिथा 3-4 लोगों का ग्रुप लेके सेटलमेंट की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो लोग अपने खाने की डिमांड को पूरा करने के लिए फसल वगैरह उगा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ से फातिमा होती है कॉलोनी हाउस के अंदर, उसने ना बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी करवा रही होती है एल्जिन द्वारा। अब जब तक कि मिट्टी इकट्ठी करवाई जा रही थी पिछले एपिसोड के अंदर तक, तब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। मैं तुमको ऑनेस्टली बताऊँ तो फातिमा का कैरेक्टर मेरे को काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग भी लगने लग गया था। जब जब उसके फ्रेम्स शो के अंदर अक्सर आते रहे
मन करता रहा है कि उनको स्किप मारूं। अभी उसने रिसेंटली इस्माइल को जो जन्म दिया था, वो वाला जो उसका आर्क था वो भी बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगा था। उसके बाद जो ये करने लग गई है ये भी बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लग गया था, मिट्टी वगैरह जो इकट्ठा कर रही है। लेकिन उसका फ्रेम्स है, शायद आगे जाके कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका प्ले हो, लेकिन फिलहाल ही मिट्टी इकट्ठा कर रही होती है। और उसी कॉलोनी के हाउस के बाहर जो विक्टर होता है ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि पेड़ अपनी जगह से आगे पीछे हो रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि आपने पुराने एपिसोड्स देखे होंगे पेड़ जो है अक्सर मूव होते रहते हैं। अब मैं तुमको सही बताऊं तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब इस शो के हम फाइनल सीजन के आसपास कहीं ना कहीं पहुंचेंगे तो ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके होंगे। जिसका मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊं तो मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि इन पेड़ों का मूव करने से क्या मतलब है, क्योंकि अगर ये मूव कर रहे हैं आगे पीछे हो भी रहे हैं तो उससे क्रिएचर लोगों को क्या लाभ है या फिर इन लोगों को क्या खतरा है, ये अभी तक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। लेकिन पेड़ों का मूव होना ही अपने आप में डरावनी चीज़ है और ये किस तरह से शो के अंदर प्ले आउट होती है ये भी देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलहाल जो विक्टर इन पेड़ों के मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है, वहां पे उसके पिता भी होते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी तेरी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ। ये दोनों मिलकर इस काम को कैलकुलेट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सीन मेरे को लगता है कि जहाँ पे जो बॉयट होता है एक रिंग अपने हाथ में देखता है जिसके ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल बना होता है। ये जो रिंग थी इसकी बीवी की थी और उसी रूम के बाहर जेड बैठा होता है जो कि मशरूम का अपने ऊपर असर होने का इंतजार कर रहा होता है। तो वहां पे कैनी आया हुआ होता है, वो बॉयट को बताता है कि फातिमा एक क्रिएचर बनाने की कोशिश कर रही है मिट्टी का इस्तेमाल करके, जो कि एक गोलेम होता है। गोलेम जो होता है एक काफी प्रोटेक्टिव टाइप का क्रिएचर होता है जो कि लोगों को बुरी शक्तियों से बचाता है। तो कैनी और बॉयड को जब इसके बारे में पता चलता है तो दोनों सोचते हैं कि चलो इसको करने दो जैसे ये कर रही है, अगर इसको इस चीज से शांति मिलती है तो शांति मिलती है। से यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और फातिमा रखती है कि उसने जो इस्माइल को जन्म दिया था वो इस्माइल से अभी भी कनेक्टेड है। इस्माइल जो है उसको तड़पता हुआ देख के उसके डर से उसको पावर मिलती है। तो फातिमा जो है अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए वो गोलेम क्रिएचर को बना रही है। अब यहाँ पे ये गोलेम वगैरह का बॉयड और कैनी वगैरह की बातचीत चल रही होती है। वहीं पर दूसरी तरफ जूली और रैंडल उस जगह पर जाके दोबारा बुकमार्क वाले आइडिया को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बुकमार्क का इस्तेमाल करेंगे अपनी स्टोरी वॉकिंग को समझने के लिए। और वहां पे हमको ये बुकमार्क वाला आइडिया समझाने की भी कोशिश करी जाती है। मैं आपको फिर से बोल दूं, मैंने इस आइडिया को करीब 3-4 बार सुन के देखा, मेरे को उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो पाई, जो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन बेसिकली आइडिया इसका कुछ ऐसा होता है कि जूली जो होगी एक बुकमार्क बनाएगी, वो बुकमार्क के ऊपर कुछ ड्रॉ करेगी और जिस भी वो टाइम के अंदर ट्रेवल करेगी वो वहां पे छोड़ देगी। लेकिन जब वो प्रेजेंट टाइम के अंदर आएगी उसके पास जो बुकमार्क होगा उसके ऊपर भी वो मार्क होना चाहिए जो कि उसने अपनी बुकमार्क के ऊपर छोड़ा था टाइम में पीछे जाके। अब ये चीज काम करती है या फिर नहीं ये लोग हम लोग आगे बात करते हैं। फिलहाल हम लोग अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे टैबिथा और डोना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अब वो थोड़ा इमोशनल सा सीन वहाँ पे डालने की कोशिश करी गई जो कि अच्छा खासा इम्पैक्टफुल था, जहाँ पे डोना और टैबिथा की हम लोग बॉन्डिंग देखते हैं, दोनों का रिश्ता देखते हैं कितना ज्यादा मजबूत है। और वहीं पे बात करते करते ईथन को वहाँ पे अचानक से एक बर्ड दिखता है। अब ये एक चीज काफी ज्यादा अलग थी जो कि अभी तक यहाँ पे नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कौवों के अलावा कोई और बर्ड दिखाई नहीं दी थी। तो ईथन बोलता है कि ये यहाँ पे कुछ अलग चीज है, इसको लेके हम लोग लेक ऑफ टीयर्स चलते हैं, शायद ही वहां पे जाके ठीक हो जाए। तो वो लोग उस बर्ड को लेके चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो सारा होती है वो दोबारा से डाइनर में जाती है और जो उसको ऑर्डर मिला होता है सोफी के द्वारा कि उसको एक गिलास के अंदर पानी पी के उस पानी को दोबारा से जग के अंदर वापस करना है, वो फॉलो करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती है। उसको डर लग रहा होता है कि अगर मेरे अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन आ गया हो जो कि बाकी लोगों में फैल जाए तो ये कितना ज्यादा गलत होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते जिस चीज से वो गुजर रही है वो किसी और के ऊपर वो थोप दे। और वो जैसे ही ये वाली चीज नहीं करती है, वो जैसे ही ये वाली बात मानने से इनकार करती है, दूसरी तरफ सोफी खड़ी होती है पूल के पास, वो अचानक से गिर जाती है। अब हमको पता है कि ये गिरती नहीं है, ये खुद ही कूद गई होगी अपने आप को इंजर्ड करने के लिए, जिससे सारा के ऊपर वो प्रेशर बना सके। और सारा के ऊपर प्रेशर बन भी जाता है। सारा तुरंत भाग के जाती है और उस जग में से पानी तुरंत पी लेती है और जो बाकी बचे वो पानी होता है उस जग के अंदर वापस कर देती है। अब यहाँ पे सारा डर चुकी होती है क्योंकि उसको नहीं पता अब इससे क्या होने वाला है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दूसरी तरफ डोना की जो टीम होती है वो सेटलमेंट की तरफ पहुंच गए होते हैं और डोना पहली बार इस तरफ आई होती है और जो क्रीपी के स्टैचूज वगैरह बने होते हैं उनको देख के थोड़ा भयभीत भी हो जाती है कि ये तो बड़ी अजीबोगरीब चीजें बना रखी है। लोग आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं और सेटलमेंट में जो उन्होंने फसल उगाई होती है उसको उखाड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम दोबारा से घरों की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग जूली का वो वाला लुक देखते हैं जो कि जूली आगे कंटिन्यू करने वाली है। और एक काफी बड़ा रेफरेंस था जहाँ पे 3rd सीजन एंड हुआ था, जहाँ पे हमने जिम को मरते हुए देखा था। जिसके बड़े बड़े बाल थे वो काट देती है और वजह बताती है कि स्टोरी वॉकिंग करने गई थी तो उन क्रिएचर्स लोगों ने इसके बालों का ही इस्तेमाल करके उसको आसानी से पकड़ लिया था। और काफी बड़ा हाईलाइट है ये वाला इस एपिसोड का, क्योंकि हमको पता है कि आगे जाके
जूली जो है काफ़ी ज़्यादा बार स्टोरी वॉकिंग करने वाली है। फिर रैंडल और जूली दोनों उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये लोग स्टोरी वॉकिंग करते हैं। वो रैंडल को समझाने की कोशिश करती है कि तेरे को सिर्फ मेरे को 5 सेकंड देने हैं, 5 सेकंड के अंदर हम ये वाली चीज़ ट्राई करके देखते हैं, अगर काम करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो और सोचेंगे। जूली दोबारा से स्टोरी वॉकिंग करती है और भाई साहब वहाँ जो हमने देखा वो बहुत ही भयानक था। जूली जैसे ही स्टोरी वॉकिंग करती है वो पिछले साइकिल के अंदर चली जाती है जब पिछली बार लोग वहाँ पे आके रह रहे थे, और वहाँ वो मिलती है द मैन इन येलो से बिल्कुल आमने सामने। और हम देख सकते हैं ये पहला एनकाउंटर है जूली की तरफ से जब वो मैन इन येलो को पहली बार देखती है। और जो मैन इन येलो है जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा होता है, वो जिस तरह से जूली की तरफ भाग रहा होता है, हम लोग भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि द मैन इन येलो भी जूली का पहली बार सामना कर रहा होता है। उसको नहीं पता कि ये कौन है, कहाँ से आई है। और जिस तरह से हमको इस सीन के अंदर द मैन इन येलो दिखाया गया था भाई खाते हुए लोगों को, भाई वो बहुत ज़्यादा क्रीपी लगा था। जूली भी घबरा जाती है उसको वो करता हुआ देख के और वो भागने लग जाती है। वो बुकमार्क बनाने की कोशिश कर रही होती है, उसके हाथ भी काँप रहे होते हैं, लेकिन कैसे ना तैसे रैंडल उसको खींच लेता है और वो बच जाती है। बिल्कुल टाइम पे वहाँ से एग्जिट मार जाती है। अब ये भी काफ़ी हाईलाइट वाला पॉइंट था क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा द मैन इन येलो जो था वो जूली से यहाँ पे बातचीत नहीं कर रहा था, जैसे हमने 3rd सीजन के लास्ट में देखा था। उसको पहली बार द मैन इन येलो को यहाँ पे पता चलता है कि कोई लड़की है जो कि स्टोरी वॉकिंग कर रही है। वो तुरंत इस सीन के अंदर उसके ऊपर हमला करने के लिए भागता है। और बल्कि अगर आपको 3rd सीजन का फिनाले याद हो तो वो जिस तरह से बात कर रहा होता है ऐसा लग रहा होता है जैसे वो जूली से कई बार मिल चुका होता है। तो जैसे रैंडल जो होता है उसको स्टोरी वॉकिंग करने के दौरान खींच लेता है जूली को, हमको पता चलता है कि उसने जो बुकमार्क वाली ट्रिक थी वो काम नहीं कर रही है। वो खुद भी काफ़ी हैरान हो जाती है, लेकिन हम ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा शर्तें लगा के कह सकते हैं कि ये चीज़ आगे चल के किसी तरह से जूली और रैंडल डीकोड ज़रूर कर लेंगे कि किसी तरह से ये लोग अपने मिशन के हिसाब से स्टोरी वॉक कर सकें। क्योंकि 3rd सीजन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जूली किसी तरह से अपने पिता के लास्ट मोमेंट तक पहुंच जाती है, और ये करने के दौरान वो ना जाने कितने बार द मैन इन येलो से मिलती है। क्योंकि द मैन इन येलो ने भी वहां पे उस टाइम यही बोला था जब वो 3rd सीजन के लास्ट में मिला था कि अब कौन से टाइम से आई हो। तो काफी ज्यादा चांस है कि वो कई बार ये वाली चीज ट्राई करेगी और कई बार फेल होगी, और उसके दौरान कई बार द मैन इन येलो से मुलाकात होगी। अब हम नेक्स्ट सीन की तरफ बढ़ते हैं तो जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विक्टर जो होता है अपने पिताजी के साथ बैठा हुआ होता है। वहाँ पे वो कुछ ऐसे इमेजेस दिखाता है जहाँ पे वो बताता है कि द मैन इन येलो जो था पहले भी आ चुका है टाउन के अंदर एक कार के अंदर बैठ के, और बाकी लोगों की तरह ही जैसे हम लोग आए थे, और इन लोगों ने द मैन इन येलो को अपने साथ ही रखा था। और धीरे धीरे उसने इनके सब के बीच में कुछ ना कुछ फूट वगैरह डलवा के किसी भी तरह से इनमें आपस में इन सबको मार डाला। और बाद में जब विक्टर ने उसको देखा था वो उसकी माँ को खा रहा था। अब अगर तुम यहाँ पे पैटर्न नोटिस करोगे तो ये वही चीज़ हो रही है जो इस समय सोफी यहाँ पे धीरे धीरे कर रही है। जिस तरह से सोफी धीरे धीरे कार के अंदर आई थी, इस बार जो मैन इन येलो है वो सोफी के एक रूप के अंदर आके इन शहर वालों के बीच में रह रहा है। अब यहाँ पे जो हमको एक सबसे बड़ा आंसर मिलता है कि वो द मैन इन येलो जो है वो हकीकत के अंदर द मैन इन येलो नहीं है, वो उसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, क्योंकि वो एक शेप शिफ्टर है, तो वो कभी भी अपना रूप बदल सकता है। तो काफी ज्यादा चांस है कि जब लास्ट टाइम वो इस शहर के अंदर आया था इन लोगों के बीच रहने के लिए, जो कि विक्टर वाला साइकिल था, तब वो किसी और रूप से मैन इन येलो के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है वो अभी तक हमको बिल्कुल भी नहीं पता है। और काफी ज्यादा चांस है कि हमने सीजन 1 के अंदर जब एक सीन देखा था जहाँ पे जूली जो है जब पहली बार इस शहर के अंदर आके फंस जाती है, तो वहाँ पे हमको एक सामने से एक लड़का दिखाई देता है जो कि जूली से पूछता है कि क्या तुमने मेरे को नहीं पहचाना। तो काफी ज्यादा चांस है कि वो द मैन इन येलो ही हो अपने किसी और फॉर्म के अंदर। और जूली हो सकता है आगे जाके एपिसोड्स के अंदर जब वो स्टोरी वॉकिंग करेगी तो उस रूप के अंदर भी हमको द मैन इन येलो से कभी मुलाकात करते हुए दिखाई दे, जो कि हमको सीजन 1 के अंदर देखने को मिला था। और ये सिर्फ मेरी थ्योरी है भाई, मेरे को सही में नहीं आइडिया नहीं है कि ये वाली चीज़ सही होगी या फिर नहीं। लेकिन फिर कहानी जिस तरह से एपिसोड की आगे बढ़ती है, हम लोग सोफी को देखते हैं एक्सप्लेन करते हुए, जो नर्स वाली लड़की होती है उसको एक्सप्लेन कर रही होती है कि उसने सारा ऐसा जो करवाया वो क्यों करवाया। यहाँ पे वो एक बाइबल की एनोलॉजी का एग्जाम्पल देती है जिससे उसको सिर्फ ये आजमाना था कि सारा उसकी बात किस हद तक सुनने को राजी है। और इस मोमेंट पे हम लोग मान सकते हैं कि सारा कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, सारा अब उसके कंट्रोल में आ चुकी है। अब सारा वही करेगी जो ये करने को कहेगी सोफी। अब उसके बाद हम दोबारा से बॉयड और कैनी की तरफ मूव करते हैं, और बॉयड और कैनी दोबारा से फातिमा से कुछ बातचीत वगैरह करने आए होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तब होती है जब बॉयड उस जगह को छोड़ के जा रहा होता है। जो रिंग उसने अपने घर पे अपने मोमेंटो वाले बॉक्स के अंदर रखी हुई देखी थी जिसके ऊपर इन्फिनिटी वाला सिंबल बना था, वो अचानक से कहीं अचानक अपीयर हो जाती है और उसके सामने आ जाती है। वो भाई हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, जो मैंने अपने मोमेंटो वाले बॉक्स के अंदर चीज छोड़ के रखी है वो भी यहाँ पे कैसे हो सकती है। वो दोबारा से भाग के जाता है और अपना मोमेंटो वाला बॉक्स खोल के देखता है तो उसके अंदर वो रखी होती है। लेकिन अचानक से ये भी देखता है कि जो वो लेके आया था अंगूठी वो उस जगह से गायब हो चुकी है। अब ये क्या हुआ
ये एक्सप्लेन करना भाई यकीन मानो बहुत ज़्यादा दिमाग के परे है। अब यहाँ पे इस शहर के अंदर काफ़ी ढेर सारी चीज़ें अजीब व गरीब होती रहती है, पर ये चीज़ वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। और मैं यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस शहर के अंदर जो भी लोग मर जाते हैं किसी एक साइकिल के अंदर, वो उसके अंदर मरते नहीं है पूरी तरह, वो वहाँ पर रह जाते हैं। अब हो सकता है ये जो अंगूठी वाला चीज़ है ये शायद बॉयड की बीवी से किसी तरह से कनेक्टेड हो। बॉयड की बीवी शायद अभी भी वहाँ पे हो। जिस तरह से जिम अभी भी हम लोग देख पा रहे हैं, शायद बॉयड की बीवी वहाँ पे अपने आप को दिख जाने के लिए किसी तरह से कोशिश कर रही है कि बॉयड उसको देख सके, लेकिन शायद अभी बॉयड उसको देख नहीं पा रहा है। ये सब मेरे को ऐसा लगा क्योंकि बॉयड की वो अंगूठी के साथ हुआ। हो सकता है क्रिएचर्स वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हो, या हो सकता है कोई और सुपर नेचुरल पावर हो जो कि उसके साथ खेल रही हो। लेकिन मेरे को ये बीवी वाला एंगल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि बार बार पिछले एपिसोड्स के अंदर ये बॉयड की बीवी का उतना ज्यादा फ्रेम्स वगैरह नहीं दिखाए जाते थे जितना अब धीरे धीरे बॉयड की बीवी के फ्रेम्स दिखाए जाने लग गए हैं। तो जिस तरह से उसके फ्रेम्स को लोग बार बार दिखाए जा रहे हैं, मुझे यही वाली चीज़ लगती है कि बीवी शायद उसकी किसी तरह से अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश कर रही है बॉयड को। फिलहाल हम लोग अब एपिसोड के एंड की तरफ आ चुके हैं, और जहाँ पे हम लोग एक आदमी देखते हैं जो कि सेटलमेंट की तरफ सारे बैठे हुए अपनी खाने वगैरह को इकट्ठा कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से एक आदमी को वहाँ पे दिखती है एक रोप, और एक रोप दिखती है ऐसे इलाके के अंदर तो हर आदमी जो करेगा उस आदमी ने भी वही करा, उस रोप को पकड़ के खींचे डाला। और फिर जैसा हम लोग देखते हैं पानी से कुछ अजीब सी चीज़ बाहर आ जाती है। अभी अजीब सी चीज़ क्या बाहर आई है भाई ये तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता, इतनी ज़्यादा क्लियरली वो दिखती भी नहीं है, और वहीं पे एपिसोड खत्म भी हो जाता है। लेकिन मेरे को पता है वो किस चीज़ क्या है, मैं तुमको सही बताऊं तो बता भी सकता हूँ, लेकिन अगले एपिसोड का तुम्हारा मज़ा खराब हो जाएगा, क्योंकि अगले एपिसोड का ग्लोबल लेवल पे टीजर जो होता है ड्रॉप कर दिया गया है, तो उसके अंदर वो चीज़ दिखा दी गई है कि वो चीज़ क्या है। मैं तुमको बताऊंगा नहीं, मेरे को पता चल गई है, उससे मेरा मज़ा खराब हो गया है तो मैं नहीं चाहूँगा तुम्हारा मज़ा खराब हो। जब अगला एपिसोड आएगा तब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इसका जो डीकोड था, जो थ्योरीज वगैरह थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। थैंक यू भाई अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो। पता नहीं भाई कैसे मेरी बातें इतनी लंबी लंबी तुमने सुन भी ली। अगली वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे इसके बारे में, और अभी की वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं हूँ आपका भाई द शीरो ब्रो, साइनिंग ऑफ।